Hello friends, welcome back to Commerce Plex. So friends, we have started out with a chapter of business studies, that is nature and significance of management. We have completed a first lecture on it. If you haven't watched it, so please first watch that previous lecture. Now in that lecture we have already discussed that what does management means, definition of management and characteristics of management. In today's class we will going to discuss objectives of management, importance of management and nature of management. तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर विथ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव हैं? जनरली जो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. पहली ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकेंड सोशल ऑब्जेक्टिव, थर्ड पर्सनल ऑब्जेक्टिव. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑब्जेक्टिव्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप किए हुए हैं. अब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल्स या सेट ऑफ पीपल्स जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं, उसको फुलफिल कराना किसका काम होता है? मैनेजमेंट का. अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या आता है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन हो उसकी सेल्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. जो प्रॉफिट हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, सेकेंड ऑब्जेक्टिव्स. थर्ड ऑब्जेक्टिव्स प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो. ये क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है. सो ये फुलफिल कराना किसका काम है? मैनेजमेंट का. सेकेंड आता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स. अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऐसे ऑब्जेक्टिव्स जो सोसाइटी के लिए होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कस्टमर्स को अच्छे से अच्छा गुड देना, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना कस्टमर्स को. सेकेंडली पॉल्यूशन कम से कम हो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में. थर्ड कि जो आपके रिसोर्सेज है वो जो हम पैकेजिंग वगैरह यूज़ करते हैं ना, वो पॉली बैग्स की जगह पे पेपर बैग्स का यूज़ करना, जो कि रिसोर्सेज रिन्यूएबल हो सकते हैं, ऐसे रिसोर्सेज का यूज़ करना. थर्ड आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव. अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑब्जेक्टिव जो इंडिविजुअल मतलब एज अ पर्सन के होते हैं. जैसे आपकी कंपनी में एम्प्लॉयज़ होते हैं तो एम्प्लॉयज़ के जो भी ऑब्जेक्टिव है मतलब जो भी इच्छाएं वो फुलफिल कराना भी किसका काम होता है? मैनेजमेंट का. जैसे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आता है कि जो भी अगर एम्प्लॉय आपकी कंपनी में काम करता है वो क्या चाहता है? उसको सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रेपुटेशन हो, गुड रेपुटेशन मिले, उसको वर्किंग कंडीशन या वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो बहुत अच्छा मिले. ये क्या है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. और इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कराना किसका काम होता है? मैनेजमेंट का. ओके, आई होप आपको समझ आ गया हो. नाउ सेकेंड इज इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है? तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस जो मैनेजमेंट की है वो है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स. देखो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ग्रुप होता है, एक सेट ऑफ ग्रुप होता है. तो ऐसे ग्रुप्स का कुछ एक गोल होता है, उस गोल को अचीव करने में कौन हेल्प करता है? मैनेजमेंट. सेकेंड आता है मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी. अब इसका क्या मतलब है? अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा होता है ना तो आप रिसोर्सेज का कम यूटिलाइजेशन करके मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हो. रिसोर्सेज कम वेस्ट होती हैं और कम वेस्ट होती है तो इसका मतलब क्या है? एफिशिएंटली आपका प्रोडक्शन प्रोसेस होता है. तो मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा होगा ना वो हर एक चीज़ पे एक वॉच रखेगा, मतलब देखेगा कि काम सही से हो रहा है नहीं. वो देखेगा कि काम सही से हो रहा है, एफिशिएंटली हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर रिसोर्सेज का वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है तो वो कुछ स्ट्रैटेजीज फॉर्म करेगा जिससे जो हमारी रिसोर्सेज हैं उसका वेस्टेज कम हो. तो वो क्या करता है? हेल्प करता है इंक्रीजिंग एफिशिएंसी. थर्ड इज मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. अब इसका क्या मतलब है? देखो मैनेजमेंट जो होता है ना वो हर एक जगह पे इम्पॉर्टेंट होता है. ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सेल्स के टाइम पे मैनेजमेंट अच्छा चाहिए या प्रोडक्शन के टाइम पे. आपको जो मैनेजमेंट है ना वो हर एक जगह पे चाहिए होता है. या सबसे पहले जैसे अपना प्रोडक्शन हो गया, परचेज पे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में हर एक जगह पे मैनेजमेंट अच्छे से अच्छा होना चाहिए. तो ये क्या हेल्प करता है? एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने में हेल्प करता है. जैसे वो डिफ्रेंशिएट कर देता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अलग, सेल्स डिपार्टमेंट पे अलग मैनेजमेंट होता है, आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया उसका मैनेजमेंट अलग होता है. ऐसे मैनेजमेंट
एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। फोर्थ इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल के कुछ ऑब्जेक्टिव्स। ऐसे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कौन हेल्प करता है? मैनेजमेंट। कैसे? जैसे हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं सेल्स का इंक्रीमेंट करना, सेल्स में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले, वो हेल्प कौन करता है? मैनेजमेंट। हमें ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छी वर्किंग कंडीशन मिले, किसके थ्रू? मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन में हमारी अच्छी रेपुटेशन हो, गुडविल हो, किसके थ्रू हमें मिलती है? मैनेजमेंट के थ्रू। फिफ्थ इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा ना तो आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा तो गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स आएंगे, अगर गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे तो हमारी जो सोसाइटी है उसका क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। क्योंकि जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं, कस्टमर्स हैं, जो भी पीपल्स हैं, उसका क्या होगा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जब भी ह्यूमंस का हाई होता है तो सोसाइटी का क्या होता है? डेवलपमेंट अच्छा होता है। नाउ नेक्स्ट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट में कोई कहता है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, कोई बोलता है मैनेजमेंट साइंस है, और कोई बोलता है कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। अब आप कैसे बोल सकते हो कि मैनेजमेंट आर्ट है या मैनेजमेंट साइंस है या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? तो इसको कैटेगराइज किया गया है कुछ टर्म्स पे के बेसिस पे कि हम क्यों बोलते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है, हम क्यों बोलते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है, और हम क्यों बोलते हैं मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, नाउ लेट्स डिस्कस। सबसे पहला आता है मैनेजमेंट एज अ आर्ट। हम कैसे बोल सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो एक आर्ट है? सबसे पहला, जब भी कोई आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट मतलब अगर आप कोई सिंगर हो, क्रिकेटर हो, या आप कोई डांसर हो, तो उसके लिए सबसे पहला जो चीज़ होती है वो क्या होती है? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। तो सेम कि अगर आप डांसर हो तो आपको सारे डांस फॉर्म्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, या आप अगर क्लासिकल डांसर हो ना तो आपको उस क्लासिकल डांसिंग का भी आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि क्या क्या होता है, कैसे ताल वगैरह जो होते हैं ना उसके बीट्स वगैरह, तो उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये आता है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। अगर हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं क्रिकेटर, तो क्रिकेटर को भी क्रिकेट फील्ड की सबसे पहले थ्योरेटिकल नॉलेज होगी कि जो हमारी जो फील्ड होती है वो कितने मतलब जहाँ बैटिंग पिच होती है वो कितने यार्ड्स की होती है। सेकंड, कुछ रूल्स होते हैं क्रिकेट में, वो रूल्स क्या होते हैं? वो क्या होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। सेकंड आता है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। देखो आर्टिस्ट तो बहुत होते हैं, लेकिन कुछ आर्टिस्ट की हर एक चीज़ बहुत यूनिक होती है। जैसे हर एक सिंगर होता है ना, उसकी कोई एक अलग क्वालिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर हम देख ले तो जो लता मंगेशकर है, उनकी जो सिंगिंग क्वालिटी है वो बहुत डिफरेंट होती है, लो पिच पे होता है उनका सॉन्ग जो होता है। सेकंड, अगर हम बात करते हैं अगर आर्टिस्ट में, तो जैसे क्रिकेटर्स देख ले तो हर एक क्रिकेटर की एक अलग क्वालिटी होती है। जैसे सचिन को बेस्ट ओपनिंग बैट्समैन बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी ओपनिंग अच्छी होती है। अगर हम बात करते हैं MS धोनी की, तो उसका जो हेलीकॉप्टर शॉट है वो भी मतलब वो उनकी पर्सनलाइज एप्लीकेशन है जो उन्होंने अप्लाई करे अपने वर्क में। नाउ थर्ड इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जो भी आर्टिस्ट होता है ना वो अपने वर्क की कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करता है। ऐसा नहीं एक बार किया सीख गया और स्टॉप कर दिया, नहीं। अगर आप आर्टिस्ट हो ना, आप उसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करोगे अपने चीज़ को। क्यों? क्योंकि आपको प्रोफेशनल बनना है उस चीज़ में। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। देन एंड क्रिएटिविटी। अगर आप कोई भी प्रोफेशन करते हो, आप किसी भी कोई आर्ट हो, तो आप अपनी क्रिएटिविटी को हमेशा इन्हांस करते हो। जैसे एक पेंटर है ना, उसकी क्रिएटिविटी हर एक पेंटिंग में डिफरेंट होती है। सो ऑन दिस बेसिस वी कैन से दैट मैनेजमेंट आर्ट है। अब मैनेजमेंट भी आर्ट क्यों है? सबसे पहले अगर आप एक मैनेजर हो तो आपको मैनेजमेंट की जितनी भी थ्योरेटिकल नॉलेज है वो सब पता होनी चाहिए कि मैनेजमेंट के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं और उन प्रिंसिपल्स को हम कब अप्लाई करते हैं। सेकंड, पर्सनलाइज एप्लीकेशन। हर एक मैनेजर भी डिफरेंट होता है, हर कंपनी का मैनेजमेंट भी डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ पर्सनलाइज मतलब खुद का कुछ क्रिएट किया हुआ इन्वॉल्व होता है।
थर्ड आता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जो मैनेजमेंट होता है ना वो भी ऐसा नहीं है आपने एक टाइम किया, आपको कंटिन्यूसली अब मैनेजमेंट करना होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है वो एक। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, प्रैक्टिस चाहिए होती है और क्रिएटिविटी, मतलब हर बार कुछ डिफरेंट थॉट्स लेके आने होते हैं। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा मैनेजमेंट है उसकी कुछ क्वालिटी सिमिलर होती है जैसे कोई आर्टिस्ट या आर्ट की होती है, इसलिए हम बोलते हैं मैनेजमेंट एक आर्ट है। सेकेंड, मैनेजमेंट एज अ साइंस। हम कैसे कह सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है? सबसे पहले तो साइंस के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। साइंस क्या होती है? सबसे पहले सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब एक प्रॉपर सिस्टम बॉडी, एक नॉलेज होता है, प्रॉपर नॉलेज होता है हमें किसी भी चीज़ का, ठीक है। सेकेंड आता है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस वो होती है जो प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होती है, और वो प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं, वो एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पे होते हैं। जैसे न्यूटन का लॉ, ठीक है, वो क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है, और वो एक्सपेरिमेंट एक प्रिंसिपल लॉ बन गया। और वो एक बार, जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना वो बार बार होते हैं। आप एक बार एक्सपेरिमेंट करोगे ना, अगर सेम रिजल्ट नहीं आएगा ना तो वो एक लॉ नहीं बनेगा। अगर आप एक बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, आप सेकेंड टाइम भी वही सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, आपको रिजल्ट भी सेम ही मिलता है, तभी वो प्रिंसिपल बनता है, तभी वो एक लॉ बनता है। थर्ड इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं, लॉज हैं, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। तो हम सेम बेसिस आती है हमारी मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट भी क्या है, एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, मतलब मैनेजमेंट के अंदर भी आपको प्रॉपर सिस्टमैटिक नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, एमबीए क्यों करते हैं, ताकि आपको नॉलेज हो मैनेजमेंट की। सेकंड आता है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। मैनेजमेंट के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। वो प्रिंसिपल्स क्या है, सबसे पहले आते हैं हमारे हेनरी फ्योल्स के प्रिंसिपल्स, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कुछ, जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट्स के प्रिंसिपल, और आता है हमारा और 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हम डिस्कस करेंगे आगे की क्लास में। वो भी बेस्ड किसके ऊपर है, एक्सपेरिमेंट के ऊपर। प्रिंसिपल्स कब फॉलो होते हैं, जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, वो भी एक्सपेरिमेंट आप एक नहीं 2 या 3 बार उसको ट्राई करते हो और आपको सेम रिजल्ट मिलता है, तब वो एक्सपेरिमेंट क्या बन जाता है, प्रिंसिपल या लॉ बन जाता है। और जो साइंस के जैसे लॉ होते हैं ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, ये सारे लॉ जो होते हैं ना वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। सेम मैनेजमेंट के भी जो लॉ होते हैं या जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो भी यूनिवर्सली वैलिडिटी होती है, मतलब यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। हम कैसे कह सकते हैं मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? सबसे पहले तो प्रोफेशन क्या होता है, जैसे डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, आपका CS हो गया, ये क्या होते हैं, प्रोफेशन होते हैं। तो हम बोलते हैं मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन। जब आप MBA करते हो ना तो आप बोलते हो कि आप प्रोफेशनलाइज हो गए हो MBA में, आपका एक ये प्रोफेशन बन गया है। प्रोफेशन में मतलब कैसे आप बोलते हो कि कोई जो प्रोफेशन होता है उसके कुछ बेसिस होते हैं, जब हम बोलते हैं कि ये जो वर्क है ये प्रोफेशनल वर्क है। कैसे? सबसे पहले वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब जो प्रोफेशन होती है ना उसकी एक बॉडी होती है जो कि डिफाइंड होती है। जैसे कि जो लॉयर्स होते हैं उसकी एक बॉडी क्या है, बार काउंसिल। ऐसी मैनेजमेंट्स में जो बॉडीज़ होती हैं ना वो IIMs हो गए, ये मैनेजमेंट की बॉडी है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज, मतलब आप हर कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर सकता है, एंट्री उसमें रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। कैसे रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, जैसे CA करते हो ना, पहले आपको फाउंडेशन जो उसका फर्स्ट ग्रुप होता है वो निकालना है, फिर सेकंड थर्ड ऐसे ग्रुप्स निकालने होते हैं। तो इसके थ्रू क्या होती है, एंट्री हमारी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। CA वही कर लेता है जो सारे ग्रुप को क्लियर करता है, साथ में अपनी ट्रेनिंग को भी कंप्लीट करता है, तो उसके नेम के आगे क्या लग जाता है, CA। और इसकी जो एंट्री वो रिस्ट्रिक्टेड थ्रू किसकी हो जाती है, जैसे CA की एंट्री रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है ICAI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे CS की जो बॉडी है वो क्या है, ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। तो इनके थ्रू जो है ना वो एंट्री रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। ऐसी कैट एग्ज़ाम के थ्रू जो IIMs और MBA करने की जो एंट्री है वो भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है।
थर्ड इज़ प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या होता है, जैसे जो डॉक्टर्स होते हैं उनका एक खुद का एसोसिएशन होता है, लॉयर्स का बार काउंसिल होता है, सीए का आईसीएआई होता है, सीएस का आईसीएसआई होता है, ठीक है, और मैनेजमेंट का आईआईएम्स होते हैं। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, जब भी आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हो ना तो आपका कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। उस कोड ऑफ कंडक्ट में हमें क्या बताते हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। ओके, तो हमें क्या करना है, मैनेजमेंट में भी हमें पता होता है कि कंपनी के लिए क्या डिसीजन सही है, क्या गलत है और क्या लॉस के अगेंस्ट है। मतलब हमें कोई भी ऐसा एक्ट, जब भी आप किसी कंपनी के मैनेजर्स बनते हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर बनते हो, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको आपके कोड ऑफ कंडक्ट का पता होना। आप कोई भी गलत काम नहीं करोगे, ऐसा कोई भी काम नहीं करोगे जो कि कंपनी लॉ में के अगेंस्ट हो। अगर आप किसी कंपनी के मैनेजर हो तो आपको कंपनी लॉ को फॉलो करना है। फिफ्थ आता है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव क्या होता है, जो भी प्रोफेशनल कोर्स होते हैं ना उनका मेन मतलब क्या होता है, आपको सर्विस करना है। जैसे सीए है, वो भी किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में आप क्या करेगा, सर्विस करेगा। और अगर किसी कंपनी में वो एज अ सीए अपॉइंट हो जाएगा तो वहाँ पे वो सर्विस करेगा। सेम बात आती है हमारे मैनेजर्स की। मैनेजर्स एक डिग्री ले लेते हैं एमबीए की। वो क्यों लेते हैं, ताकि उनका जो मेन एम होता है तो वो क्या होता है, सर्विस। जनरली जो लोग एमबीए करते हैं अच्छे इंस्टीट्यूशन से, उसका मतलब उनका एम ही क्या होता है कि उनको एक अच्छी कंपनी में एज अ मैनेजर अपॉइंट होना है। मैनेजर अपॉइंट होना है तो उनका मतलब क्या है, सर्विस। सर्विस का मतलब क्या होता है, जब आप किसी के अंडर, मतलब मैनेजर्स तो वो बनते हैं लेकिन उनके अंडर आपका मेन होता है कि आप उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए सर्व कर रहे हो। मतलब काम किसी एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हो और वहाँ से आपको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। दैट इज़ मेन सर्विस मोटिव। तो जो भी मैनेजर्स होते हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है, एक सर्विस मोटिव। तो प्रोफेशनल कोर्सेज का भी मेन एम क्या होता है, सर्विस मोटिव। तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या एक प्रोफेशन है। So we can say that so lastly we can conclude that management is an art, science as well as profession. So I hope आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और आप जो नोट्स है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी कॉपी में राइट डाउन भी कर सकते हैं। कोई भी क्वेरीज हो, डाउट्स हो तो प्लीज़ यू कैन आस्क थ्रू कमेंट बॉक्स। थैंक यू।